हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि ये क्लास 10th का आज से क्लास चलने जा रहा है, जो कि यूट्यूब पे आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में मिलेगा। डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलता जाएगा, वीडियो मिलता जाएगा, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ये केवल यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, जो कि आप मैथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ में सबको डर लगता है। तो हमने इसलिए YouTube पे फ्री में क्लास किया है कि जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं वो इस यहाँ के पर आके अपना अच्छे से मैथ, जो कमजोर है वो थोड़ा अच्छा कर लें। और अगर सही से पढ़ेंगे तो आपका मैथ बेस्ट हो जाएगा। जितना चीज बताया जाए उतना चीज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि डेली बेसिस पे आपको क्लास लेना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए कभी कभार कोई दिक्कत आ गई, मुझे या आप कोई दिक्कत आ जा रही है, नहीं क्लास ले पाए हम, या आपको कोई दिक्कत आ पा रही है, नहीं ले पा रहे हैं क्लास, तो अगले दिन प्रयास करिएगा कि जो चीज छूट गया है वो चीज फिर से पढ़ ले, तब आगे का क्लास लें। क्योंकि जो चीज आगे बढ़ जाएगा वो चीज नहीं समझ में आएगा, पीछे की चीज कोई चीज छूटी रहेगी तो, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाई स्कूल में बोर्ड पेपर होता है। हाई स्कूल के बच्चे बोर्ड पेपर कभी नहीं दिए होते हैं, तो उनको ये चीज लगता है कि बोर्ड पेपर, जब बोर्ड सेंटर जाता है तो वहां कैसे एग्जाम दिया जाता है। काफी लोग डरे भी होते हैं, नर्वस होते हैं कि वहां नकल नहीं किया जा सकता। तो हाँ, बिल्कुल नकल नहीं होता है। अभी पहले नकल होता था, अब क्या हो गया है, सब चीज खत्म हो चुका है। हर कम रूम में, हर क्लासरूम में कैमरे लगे होते हैं, आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ ये है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स कम आएंगे, आगे दिक्कत हो जाएगी। आप कहीं एडमिशन लेना जाएंगे 11th में, 12th में, या आगे की कोई भी चीज ग्रेजुएशन करने जाएंगे, तो हर जगह हाई स्कूल का नंबर आपको मिलेगा देखने को कि आप अगर नंबर कम पाए हैं तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में दिक्कत आएगी, कहीं एडमिशन कराने में दिक्कत आएगा, तो हर चीज में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये जैसा कि हमने बताया कि पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बहुत ज्यादा हम अभी नहीं बात करेंगे क्लास पे। थोड़ा बहुत हम कुछ सीखेंगे भी इस क्लास में, लेकिन जो चीज बेसिक बेसिक चीज है वो पहले जान लीजिएगा कि कैसे क्लास में पढ़ना है, क्या करना है या नहीं करना है। सबसे पहला चीज, हमारे पास बुक है जो कि बोर्ड में काफी अच्छा माना जाता है, यूपी बोर्ड के लिए। ये गणित का है, डॉक्टर मनोहरे, डॉक्टर हर्षरूप, भगवत स्वरूप शर्मा, शालिनी शर्मा, चंद्रशेखर। ये बुक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी बुक से हम पढ़ाएंगे। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारे, बायो लिंक में रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत रहेगी आप उसका स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि डेली क्लास, डेली विषय में क्लास लेना है। तीसरी चीज ये है कि आप जो भी चीज पढ़ाया जाए आप उसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप लेट के वीडियो देख रहे हैं, वीडियो चलता रहे, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको कितना भी समझ में आ रहा है फिर भी आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। हर एक सवाल का नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कुल मिला के आपको लिखना ही लिखना है। आपको आ रहा है तो भी लिखना है, नहीं आ रहा है तो भी लिखना है। जो चीज आ रहा है उसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए। भाई, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि और कोई बुक्स हो, काफी लोग अलग अलग बुक्स पढ़ते हो, लेकिन जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो हर जगह सेम रहेगा। जितने क्वेश्चन यहाँ रहेंगे हम सारे एग्जाम्पल सहित आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराएंगे। टाइप जैसा हम बताया कि कुछ लोग दूसरे बुक से पढ़ते होंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एलसीएम यहाँ पढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वहां दूसरे बुक में उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा। सब चीज वही रहेगा। आपको तरीका हम बताएंगे, तब जाके क्वेश्चन बताएंगे कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं खाली बुक का क्वेश्चन कराते चले जाए, वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का तरीका बताएंगे, कैसे ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम आपके बुक का एग्जाम्पल देखेंगे। जो भी एग्जाम्पल है, जो भी एग्जाम्पल के डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर करेंगे। फिर हम लोग प्रश्नावली पे आएंगे। जो भी प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन कराए देंगे। तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइएगा, मैथ को लेके मैथ के सारे डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बस जितना हम बता रहे हैं उतना आप लोग करते जाइएगा। जैसा कि हमने बताया कि नोट्स आपका प्रॉपर डेली वाइज जितना पढ़ाया जाए उतना नोट्स बनने चाहिए। नोट्स बनाने के बाद आप लोग बाद में क्लास खत्म हो जाए या जब भी आपको टाइम मिले, एक बार दो बार जरूर आप लोग देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया गया है, या कौन सा चीज नहीं समझ में आया उस चीज को समझिए दोबारा, ठीक है।
तो क्लास चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहला आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर हम पीछे भी पढ़े हैं, पिछले क्लास में सब चीज जानते हैं। रियल नंबर क्या होता है सबको पता है। पहला चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम आता है या कोई भी एग्जाम कोई बच्चों के लिए आता है, तो हम अपने दिमाग में जो भी चीज सेट किए रहेंगे वही चीज आपको मिलना है। ठीक है। अगर हमें ये चीज पता है कि मेरा मैथ कमजोर है, अगर अपने दिमाग में ये चीज लाएंगे कि मुझे सही करना है, तो वो आपका वही चीज उसका जवाब देगा। आप उसका अगर सोल्यूशन खोजेंगे तो आपका दिमाग वही चीज का सोल्यूशन बताएगा। ठीक है। और आप ये चाहेंगे कि मेरा मैथ कमजोर है, हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, हमें नहीं समझ में आता है, हम क्या क्लास लें, तो फिर वही आपका दिमाग जवाब भी देगा कि ठीक है मत पढ़ो भाई, आप तुम्हें नहीं समझ में आएगा, कोई भी टीचर पढ़ाएगा। ठीक। अगर आपका मैथ कमजोर है, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं मुझे उसको सही करना है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझना है जबरदस्ती, कैसे भी करके मुझे समझना है, या ये चैप्टर पढ़ना है, या जो चीज यहाँ पढ़ाया जाए वो मुझे पढ़ना ही है, तो आपका दिमाग उस चीज के लिए जवाब देगा कि पढ़ना ही है, मतलब कैसे भी करके क्लास लेना है, क्लास नहीं छोड़ना है। क्लास अगर डेली बेसिस पे आप लेते रहेंगे तो आपको धीरे 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 हर चीज समझ में आता है। मुझे पता है हाई स्कूल के बच्चों को काफी लोगों का मैथ कमजोर होता है। ठीक है। तो ये आपका बेस है। अगर यहाँ से अगर नहीं सीख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो आगे चल के कभी नहीं पढ़ पाएंगे मैथ। हमेशा के लिए मैथ आपका कमजोर ही रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो एक चीज जान लीजिए, जैसे हमें उस तरीके से पढ़ना है मैथ, जैसे कि मान लीजिए कल ही एग्जाम है, मान लीजिए कल ही एग्जाम है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। और किस चीज का एग्जाम है? जो चीज आज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। किस चीज का एग्जाम है? जो चीज आज पढ़ाया जा रहा है उसका कल एग्जाम। इस तरीके से पढ़ना होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है मैथ के लिए बोल रहे हैं, हम डेली बेसिस पे उस चीज को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि मेरा कल ही एग्जाम होता है। क्योंकि देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम आता है हम लोग पूरे साल में जितना नहीं पढ़े होते हैं वो चीज क्या होता है, हम एक महीने में पूरा रिवीजन करके पढ़ के तैयार करके एग्जाम देके चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने दिमाग में भर रखा है कि एक महीने का टाइम है, एक महीने में वही चीज, सारी चीज, जो चीज हमने एक साल में सही से नहीं पढ़े हैं, मुझे एक महीने में रिवीजन करना है, तो दिमाग उस चीज का सोल्यूशन आपको दे देता है कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे, इतना इतना टाइम देंगे हर सब्जेक्ट को, तभी आपका पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि भाई वही चीज हमने बताया ना, जो चीज आप दिमाग से पूछेंगे उसी का जवाब आपको मिलेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जैसे वैसे ही पढ़ना है। जैसे हमें क्या करना है कि हमेशा आपका एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक महीने में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हर चीज को हम लोग रिविजन करके तैयार करके पढ़ के जाके एग्जाम देके आते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता भाई कि अगर उस एक महीने में हम 6 सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, हर चीज प्रैक्टिस करते हैं, तो एक साल में उसी तरीके से क्यों नहीं पढ़ते? हम करें वही एक महीना में हम लोग क्या करते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं। सुबह उठेंगे भोर में ही 4 बजे उठने हैं, 7 बजे 8 बजे तक पढ़ेंगे, फिर शाम को 4 घंटे पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ने की क्या जरूरत है? आराम से पढ़िए, डेली पढ़िए। कुछ नहीं करना है आपको, डेली हर सब्जेक्ट को क्या करना है, 40 से 45 मिनट देना है हर सब्जेक्ट को। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को 40 से 45 मिनट देंगे, 6 4 24, आपको कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा होगा, 3 से 4 4 घंटा आप पढ़ेंगे पूरा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा से। और नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में वही जाके क्या पूरा एक दिन में 8-8 घंटे पढ़ने, जो यहाँ 4 घंटा पढ़ेंगे वहां 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि पढ़िए, डेली बेसिस से पढ़िए, आराम से पढ़िए। अगर बीच में ब्रेक आप दे रहे हैं तो आपको दिक्कत होना है कि नहीं आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से नहीं परसों से पढ़ेंगे, पहले एक महीना घूम लेते हैं, अभी एग्जाम नहीं है, 2 महीना वहां चले जाते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत तेज है पढ़ने में। कुछ लोग का ये भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम तेज है, हम कभी पढ़ लेंगे, जब चाहेंगे तब पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं रिवीजन करने का टेंशन नहीं है, हम तो मैथ में तेज हैं या इस सब्जेक्ट में तेज हैं, हम तो फटाक से पढ़ लेंगे, मेरा तैयार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जो लड़का डेली बेसिस से पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा उससे पीछे ही हो रहे हैं, आगे नहीं हो रहे। कितना भी आपका तबियत तेज क्यों नहीं हो, वो लड़का डेली उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है, आप नहीं कर रहे। ठीक है। तो अपने दिमाग में ये भ्रम मत पालिएगा कि हम बहुत तेज हैं, हम लास्ट में पढ़ लेंगे या हम एक महीने में खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज है आपको डेली बेसिस पे डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी होना है, कोई भी चीज हो,
चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, रातों रात कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। वही है, रातों रात आप नकल मार के पास होते हैं, खुद ही पास होते हैं, लेकिन आगे फिर दिक्कत होना है। आगे दिक्कत होने का मतलब क्या है, आज आप नकल मार के, मान लीजिए हम कर रहे हैं 100 बच्चों में या 10 लड़कों का ऐसे ही जगह सेंटर चला गया जहाँ नकल होता है, और जो पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग का नहीं हो गया। अब क्या दिक्कत है कि भैया हम पास हो गए, हम आगे भी ऐसे पास हो जाएंगे। तो वो लड़के जो खुद से मेहनत करके एग्जाम दिए हैं, अच्छे नंबर पाए हैं, उनको आगे दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वो लड़के जो नकल मार के पास हुए हैं, उनको वही चीज का भरोसा है कि फिर से नकल मिलेगा, फिर से वही चीज मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि लक हमेशा काम करने वाला है। कभी कभी भाई आदमी का लक होता है कि कुछ अच्छा हो जाता है, लक बाई चांस। तो ऐसा नहीं, हमेशा आपका लक ही बनता रहेगा। हाई स्कूल में आपको नकल मिलेगा, इंटर में नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज से डेली क्लास आपका चलेगा मैथ से। मैथ में कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज पढ़ाया जाए आपको डेली बेसिस पे उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो संपूर्ण संख्याओं से मिलकर बनी होती है। संपूर्ण संख्या मतलब चाहे प्लस वाली संख्या हो, चाहे माइनस वाली संख्या हो, चाहे बटे के रूप में लिखा हो वो संख्या हो, दशमलव के रूप में कोई भी संख्या हो, अंडर रूट में लिखा हो कोई भी संख्या हो, सब सारे संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। 0, 1, -1, ठीक ना, दशमलव में, अंडर रूट में, रूट, जिसको अंडर रूट का मतलब रूट के अंदर, ठीक है। तो कुछ लोग रूट बोलते हैं, रूट 2, या हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रूट। तो जितने भी संख्या होती हैं, सारी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी मतलब अब सबको, अब सारी संख्याएं हैं, उन संख्याओं में क्या होता है, कुछ बटे के रूप में है, उनको अलग बांटा गया है, कुछ माइनस में है, ऋणात्मक में, उनको अलग बांटा गया है, कुछ धनात्मक में अलग बांटा गया है, ठीक है। कुछ शून्य है वो। तो सारी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रूप में विभाजित करते हैं, फिर उसको उसी चीज को पढ़ते हैं, जैसा जो चीज बोला जाता है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से हम लोग उस चीज को उठा के रखते हैं कि भैया परिमेय संख्या पूछा है तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है उसको देखते हैं, उसका रूल्स क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो सब वास्तविक संख्याएं की क्या है, कैटेगरी है, जितने भी संख्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मान लीजिए यहाँ लिखा है, फिर से लिख दे रहे हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हमने बताया कि जितने भी संख्याएं होती हैं सब रियल नंबर होती हैं, ठीक है। -1, 2, ठीक है, 2/3, अंडर रूट 3/4, 2.5, 2.5 को क्या दे सकते हैं, 5/2। तो कुल मिला के जो भी संख्याएं हैं सब क्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक। अब इन वास्तविक संख्याओं को क्या करते हैं, दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। आपके सिलेबस में जितना है उतना ही बढ़ाएंगे, बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, तो जो भी चीज बताया जाए बस उतना ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई अब जरूर नहीं हाई स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो हम इंटर का चीज ला के उठा के पटक दें, कहेंगे सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा देना, समझ में नहीं आया। तो जितना है उतना समझिएगा, अगर कोई चीज है आगे मिलेगा मुझे तो उस चीज को भी हम बता देंगे, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के बनते हैं वास्तविक संख्या। एक क्या होता है, परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। ये हम मान लिए परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे बताया जाए आपको समझ में आता जाए, वो आप लोग क्या करते हैं अपने नोटबुक्स में लिखते रहिए, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सब संख्याओं को मिला के, जो भी संख्याएं हैं, प्लस माइनस अंडर रूट दशमलव के भिन्न में जो भी है, सब संख्या क्या होती है, रियल नंबर होती है। रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं जितने भी संख्या होती है सब परिमेय संख्या होती है, जितने अंडर रूट में संख्या होती है सब अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। पहली चीज, परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है, पहली संख्या। और q 0 नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा, रूट में नहीं होना चाहिए,
रूट में जैसे √2, ठीक है, या वो संख्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपरिमेय संख्या में पाई आ गया, पाई क्या है, ये संख्या नहीं है भाई, पाई का मान 180 है, कुछ लोग बोलेंगे कुछ लोग 22/7, तो ये पाई क्या है, 22/7 को जब हम लोग काटेंगे तो वो क्या होगा, दशमलव के रूप में चलता जाएगा, कभी भी नहीं घटेगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, कट तो जाता है, ठीक है, 1 2 3 जब भी जाना है उसको कट जाता है। दूसरी चीज, रूट में जो कोई भी संख्या है, रूट का मतलब ऐसा नहीं है कि 4 लिखा है ये परिमेय संख्या, नहीं, इसको बाहर कर सकते हैं भाई, ठीक है, बाहर करने का मतलब इसका मान तो है, लेकिन √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान देकर, जो भी संख्याएं हैं तो ये एग्जाम में आपके नहीं पूछता है, कुल मिला के आपको जानना है कौन सी संख्या क्या होती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि अपरिमेय संख्या को ये चीज डिफाइन करिए, या अपरिमेय संख्या ये है, तो आप, तो वो दिया रहेगा आपके एग्जाम में, आपको यहाँ ये देखना है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक। तो जितने भी रूट्स में नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। बाकी जो संख्या बचे होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या में होते हैं। परिमेय संख्या मतलब p/q, जैसे ये माइनस है तो -1/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं, रूट वाला छोड़ के बाकी सब संख्याएं क्या है, -2, 2/3, ठीक है, 2, इसको 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, जो भी है। तो ये सब संख्याएं क्या है, ये हो गया आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो अब क्या है, इसमें दो टाइप की ये इसका अपरिमेय संख्या में ये है, परिमेय संख्या में भी दो टाइप, परिमेय संख्या में भी दो टाइप के बनते हैं। एक क्या होता है संख्या, एक क्या होता है पूर्णांक संख्या होती है, दूसरी क्या होती है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब जो पूर्ण संख्या हो, एकदम डिवाइड हो जाए। डिवाइड का मतलब ऐसा नहीं है 5/2 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो दशमलव में आ जाएगा, तो ये क्या है, इधर चला जाएगा। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, भिन्न संख्याएं मतलब सबको पता है, भिन्न संख्या मतलब जो अंश और हर के रूप में हो। अंश और हर के रूप के मतलब ये नहीं है 4/2, ये अंश और हर के रूप में लिखा तो है, लेकिन इसको काट देंगे तो ये भिन्न में नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये पूर्णांक, पूर्णांक मतलब संख्या जो है वो पूर्ण रूप से पूरा हो। 1.1 ये पूरा नहीं है, 1 पूरा है, -1 पूरा है, -2 पूरा है, मतलब संख्या पूर्ण रूप में हो अपने, उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक ना। तो पूर्णांक में क्या हो जाएगा, -1, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, ये सब क्या है, 0 भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या में आएगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस में कुछ भी लिख सकते हैं, -4, -3, जो भी है सब, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या क्या है, 2/3, इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, दशमलव में आ जाएगा। 5/2, ठीक, ये हो जाएगा। 3/4, तो जितने भी ये ऐसी संख्याएं हैं जो बटे के रूप में भिन्न संख्याएं कहते हैं उनको, ठीक है, जो p/q के रूप में हो, लेकिन वो एक दूसरे को कट नहीं पाएंगे पूर्णांक रूप में। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं। अब आगे भी होता है, पूर्णांक संख्याएं 3 टाइप के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक शून्य जो बीच में बचता है। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धन संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, धन संख्या मतलब यही है ना, जैसे यहाँ मान लो बीच में 0 होता है, इस साइड क्या होता है पूरा धन वाला 1, इधर सब प्लस में होता है, 1 2 3 4, इधर जितनी संख्या होती है सब माइनस में होती है, 1 2 3, ये सब क्या है, ये ऋण, ये धन। तो ये पूर्णांक में तो पूरा है, धन वाला भी है, ऋण वाला भी है, शून्य भी है। लेकिन इसमें क्या है, ये 3 टाइप में जब बटेंगे तो धन पूर्णांक वाला सारे नंबर यहां लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ऋण पूर्णांक वाला -1 -2 -3 -4, और ये शून्य, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में कुल मिला के यही था, इनको जानते रहिए, क्योंकि अभी हमें पूछेगा, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए कि ये परिमेय संख्या ही है, ज्ञात करिए ये अपरिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो भागों में बटा होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जो अंडर रूट में हो या पाई एक तरीके से मान सकते, ठीक ना। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने का मतलब ये है कि वो p बाई क्यू के रूप में ना हो, q 0 ना हो, ठीक ना, और अंडर रूट में ना हो। इतना चीज अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अपरिमेय हो जाएगा, इतना चीज फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या उसको हम कह देंगे, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जब भी सिद्ध करने के लिए दिया जाए तो हम इसी नियम को फॉलो करके दिखाएंगे उसको परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक भिन्न संख्याएं होती हैं, ठीक है, और एक क्या होता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमने जैसे बताया कि पूर्णांक संख्या जो पूर्ण रूप से जो संख्या पूरी पूरी हो वैसी संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या। जैसे अब एक लिखा हुआ है तो एक पूर्ण रूप से है 1.5, मतलब एक तो है पूरा, लेकिन ये जो आधा है 0.5 क्या बोलते हैं, आधा, आधा हो, तो ये 1.5 इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में 1.5। तो ये पूरा हुआ ही नहीं है, ठीक ना, पूरा होता तो 1.5 क्या बोलते, ठीक ना। तो ये क्या है कि 1.5 है तो पूरा नहीं है, मतलब एक तो पूरा है प्लस 0.5, तो ये तो आधा ही बचा, तो इसको पूर्णांक नहीं बोलेंगे। पूर्णांक मतलब पूर्ण रूप से हो। उसके बाद भिन्न संख्या है, जो पूरा नहीं होता है वो भिन्न संख्या है। जो भी संख्या पूर्ण रूप से नहीं होती है वो सारी संख्याएं भिन्न संख्या होती है, 1.5, 7.5 कुछ भी है, ठीक है, 1.3, 3, 4, 4 जो भी है। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और इधर क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और एक शून्य हो जाएगा। शून्य आपको पता है ये 0, इधर -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3 ये हो। तो समझ में आ गया होगा कि ये नंबर्स जो आपके सिलेबस में जितने हैं, अभी संख्याएं बहुत होती हैं, ठीक है, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटते हुए चले जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। जोड़ा बना के फिर सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो संख्याएं बहुत है, जैसे बताएं सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारी संख्या है। तो लेकिन अभी मुझे यहां तक ये देखना है, ठीक ना। तो नॉर्मली सबको पता है, पिछली क्लास पढ़ा है, सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित इतना हो वो विषम संख्या होती है। तो ये सब तो पता है, तो हमें इसमें जो देखना था वो इतना ही देखना था, ठीक। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या और टाइप की क्या आपको बता दिया जाए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोटबुक के वीडियो को रोक के, ठीक ना, अच्छे से लिख लीजिएगा कि नंबर्स जो हैं इतने टाइप के होते हैं। अब इसी में उठा के क्वेश्चन पूछेगा, कभी अपरिमेय, कभी परिमेय में, कभी पूर्णांक संख्या, कभी भिन्न संख्या। तो आप समझ जाइएगा कि भिन्न संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक। ये क्या है, तो अंकगणित हम पढ़ने जा रहे हैं। अंकगणित में क्या होता है, करा है उसका जो आधारभूत प्रमेय होता है उसको क्या कहते हैं, या किस चीज को हम आधारभूत प्रमेय करते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या मतलब अब हम यही चीजें पीछे कहेंगे सर भाज्य संख्या नहीं पता, ठीक ना। तो आप लोग पिछली क्लास में बहुत सारे चीज पढ़ चुके हैं, हाँ नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, जो भी चीज आपको मिलेगा सारी चीज हम आपको बताते चलेंगे, ठीक ना। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो वो किसी दूसरी संख्या से अगर विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे जैसे यहाँ लिख दिया 12, हम पूछेंगे कि 12 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो 12 को हम काट सकते हैं किसी भी संख्या से, 12 को वही संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो कोई भी संख्या हो किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जा रहा है मतलब कट जा रहा है, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसको हम 2 से काट सकते हैं, इसको हम 4 से काट सकते हैं, इसको हम 6 से काट सकते हैं। 2 6 की 12, 4 3 12, 6 2। तो कई संख्या से कट जा रहा है, जरूर नहीं है कई संख्या से कटना, एक भी संख्या से अगर कट गया मतलब हो सकता है ये दिया हो,
4 दिया है, तो 4 केवल 2 ही से कट रहा है, तो 4 भी क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से क्या होती है, विभाज्य हो जाती हैं, ऐसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल, अब अभाज्य गुणनफल में लिखने की विधि को ही क्या बोलते हैं, अंकगणितीय आधारभूत, ठीक। अब कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल विधि में लिखना है, भाज्य संख्या जैसे 12 हम जैसे लिखे, ये भाज्य संख्या है, इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनफल विधि में लिखना है, अभाज्य गुणनफल विधि में लिखना है। तो क्या करना है, अभाज्य गुणनफल में क्या लिखेंगे, जैसे इसको कितने भागों में तोड़ सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 3 12, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसी चीज को कह रहा है, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल विधि में लिखने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय, ठीक ना। ये चीज लिख सकते हैं आप लोग अपने से भी, तो यहां भी हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल की विधि में लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल, 6 को कैसे 3 गुणे 2, ये क्या है, भाज्य, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक ना, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ठीक है। तो ऐसी संख्या, कोई भी संख्या हो भाज्य संख्या, उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज हमने बताया है। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे एग्जाम में वो देखना, ठीक ना। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको देखना है। कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसको क्या बोलेगा कि अभाज्य गुणनफल में, उसको अभाज्य गुणनफल में आपको बनाना है, ये अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कोई भी संख्या है, मान लीजिए जैसे हमने बताया 12 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये संख्या है, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। और फिर ये भी कहेगा कि इसको घात के रूप में भी लिखिए, घात के रूप में लिखने की क्रिया आपको समझना है। क्या करना है, अगर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 1 2 हर कोई भी संख्या दिया हो आपको, कोई भी संख्या मतलब 5 दिया है, तो इसके पावर हम कहेंगे इसके घात, आप कहेंगे सर घात और आधार क्या होता है, ठीक। तो यहां मान लीजिए a है और इसके पावर, यानी इसको बोलते हैं घात, b, इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक ना, इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं पावर, और इसको बोलते हैं बेस, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आधार, कोई भी संख्या है उसके पावर में यानी घात में लिखा है, तो इसको बोलते हैं आधार, और इसके ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं घात। ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या है, एक एक चीज नोट करते रहिएगा, एक ही चीज देखिएगा, ये छोटी छोटी चीज आपके कैलकुलेशन को मजबूत करेगी, और नहीं तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, सर कहाँ 1 लगा रहे हैं, कहाँ 2 लगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो ऐसा नहीं सुनना है, ठीक ना। कोई भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है, अब हम कहेंगे कि इसके पावर कितना, इसके घात कितना है, तो काफी लोग को समझ में आता है 0 है, कुछ नहीं है, 0 नहीं होता है भाई। 2-3 बार समझ लीजिए, कोई भी संख्या दिया है तो उसके पावर हमेशा 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या लिखा हुआ है
उसके पावर एक है, लिखा हो और या ना लिखा हो। लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो उसके पावर कितना है, एक है। ठीक। दूसरी चीज, कोई भी संख्या है अगर उसके पावर 0 लिखा है, कोई भी संख्या है उसके पावर 0 लिखा है, मतलब उसका मान कितना होता है, 1। ठीक। यहां ध्यान दीजिएगा भाई, इसको हम हटा के यहां लिख दे रहे हैं 5 की पावर, मतलब अगर 5 कोई संख्या लिखा है तो उसका मतलब 5 की पावर 1 है। 5 की पावर 0 मतलब 5 के घाते 0 लिखा है तो उसका मान कितना होगा, 1। अगला चीज, अगर कोई संख्या है, उस संख्या, कोई संख्या लिखा है मान लीजिए 7, तो हमेशा उसके बटे में क्या लिखा हुआ है, कहेंगे सर कुछ नहीं लिखा, नहीं, कोई भी संख्या लिखा है उसके बटे में हमेशा 1 रहता है, लिखा हो या न लिखा हो। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पर आपको घात समझना है। घात का मतलब इसकी पावर जो लगा हुआ है वो, मतलब यहां पर पावर होता क्या है कि ये 5 लिखा है तो हम पूछेंगे ये कितना 5 है, कितना 5 मतलब हम लोग गांव में बोलते हैं ना, कई थे 5 दो, तो कितना 5 है, इसमें यहां पर एक ही 5 है तो 5 की पावर 1 लगानी। ठीक। दूसरी चीज, 5 गुणे 5, अब बोलेंगे कितना 5 है, तो बोलेंगे सर 2 5 है, तो मतलब 5 की पावर 2। ठीक है। तो घात ये बताता है कि वो संख्या कितनी बार लिखी गई है या कितनी बार है वो संख्या। ठीक ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है टेलीग्राम चैनल पे जाके स्क्रीनशॉट खींच के भेजिएगा, सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताइए, और बताएंगे जरूर। लेकिन अगर मैथ मजबूत करना है तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे ये छोटी छोटी चीज बहुत लोगों को नहीं पता होती भाई। मैथ बहुत तेज है, पूछ लेंगे तो पता नहीं चलेगा, सर ये नहीं पढ़े हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हम हर एक चीज अभी बताएंगे, जोड़ बताएंगे, गुणा बताएंगे, भाग बताएंगे, हर चीज बताएंगे, जो चीज आपने पीछे नहीं पढ़ा है सब चीज यहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन कायदे से पढ़िए। ठीक ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कैसे कोई गुणनखंड को हम लोग घात में बदलते हैं या घात में उसको लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने पहला चीज आपको बताया, क्या कोई भी संख्या है अगर उसके पावर 0 लगा है तो उसका मान 1 होता है, पहला चीज पता होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर कोई भी संख्या है उसके ऊपर पावर है या नहीं है, उसको हमेशा क्या होता है, पावर 1 होता है। जैसे हमने बताया कि एक के पावर मतलब एक कितनी बार लिखा गया है, यहाँ एक ही बार लिखा गया है तो उसके पावर 1 लगाएंगे। ठीक ना। अब कोई संख्या दिया है, उसके हर में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, हमेशा क्या होता है, उसके हर में 1 होता है। ठीक ना, ये सब ध्यान दीजिएगा। चौथा चीज क्या है, कोई भी संख्या है हमेशा इसमें हम बोलेंगे इसमें कितना का गुणा हुआ है इस समय, तो हमेशा किसी भी संख्या में 1 का गुणा हुआ रहता है, हो और चाहे ना, क्योंकि ये चीज अभी हम बताएंगे क्यों ये लिख के हम बता रहे हैं। ठीक है। जैसे हम यहां लिखेंगे 5a अब प्लस a। ठीक है। हम बोलेंगे सर इसमें कोई कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो हम यहाँ a कॉमन लेंगे, यहां से आप कहेंगे सर कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब कोई भी चीज अगर दोनों में हो या 3 चीज हो 4 चीज हो, अगर सब में वही चीज है, a इसमें भी है a इसमें भी है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को बाहर कर देते। तो बाहर जब करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, अब हम यहां से बाहर करेंगे तो सर कहेंगे, यहाँ स्टूडेंट क्या बोलेंगे कुछ बच्चे, सर यहाँ तो कुछ नहीं बता, 0 लिख दीजिए। वही चीज हम बता रहे हैं, अगर किसी का गुणनफल कुछ नहीं है, यहाँ नहीं लिखा है, तो उसके गुणा में क्या है, 1 है। जैसे यहाँ 5 गुणा a है, वहां a गुणा 1 है, तो 1 गुणा 1 है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो a इसमें निकल गया तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 6। अब हम फिर वही जोड़ चीज बताएंगे आपको, सीधा जोड़ सकते हैं 5a और 1a कितना हो जाएगा 6। तो ये सब आपको सीखना है, जो चीज बेसिक चीज होगी सारी चीज बताएंगे। ठीक है ना, लेकिन समझ में आना चाहिए हर एक चीज। तो यहां पर हम अभी यहां पर क्या है, नंबर्स लिख के बता दे रहे हैं आपको। नंबर्स मतलब यहाँ 2 के पावर 0, अब 2 के पावर 0 खाली नहीं, किसी के भी पावर 0 हो तो वो उसका मान 1 ही होता है। ठीक ना, या 3 के पावर 0 उसका मान भी हो, कोई भी संख्या हो उसके पावर 0 तो उसका मान 1। ठीक। अब कोई भी संख्या दिया हो, चाहे 2 के पावर 2 लिखा हो उसके भी पावर 1 ही होता है, या 5 लिखा हो 5 की पावर ही 1।
कुछ भी दिया, ठीक है। यहाँ भी वही चीज है, संख्या दिया है तो कोई भी संख्या दिया हो उसके हर में एक है, और या कोई भी संख्या दिया हो उसके गुणनफल में एक लगा रहता है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। गुणनखंड कोई भी संख्या का कैसे करते हैं वो पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद उसके घात को कैसे रूप में चेंज करना है वो फिर बाद में सीखेंगे, ठीक ना। तो कोई भी संख्या दिया है, जैसे 144, या छोटी संख्या लेंगे, अभी नहीं, 24 लीजिए। 24 को हमें गुणनखंड करना है, ठीक ना। गुणनखंड करना है तो एक चीज है डायरेक्ट, अगर जिसका मैथ तेज है तो वो डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम पीछे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता है, हम जितना बता रहे हैं उतना करते जाइए, ठीक है। 24 है, यहाँ 24 लिख लेंगे, ठीक है। और जो ज्यादा तेज है भैया वो गुणनखंड डायरेक्ट लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कमजोर है उसको इसी तरीके से आपको गुणनखंड करना है। कोई भी संख्या दिया हो, छोटी संख्या दी हो या बड़ी संख्या, सारे संख्या को ऐसे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फिर बताएंगे घात को कैसे लिखते हैं। अब क्या है, हम सबसे छोटी संख्या उठाएंगे काटने के लिए। छोटी संख्या में मतलब एक नहीं लेंगे, एक के ऊपर जो संख्या है, जैसे हम लिखेंगे 2, 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 से काटना चालू। अब क्या करेंगे, देखेंगे ये 2 से कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है तो अच्छी बात है, काटेंगे, और नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कटने का मतलब विभाजित हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। अपने मन से काट दिया तो नहीं मत करिए। तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्या करना है, 2 एकम 2, और 4 में 2 दूनी 4। अब अगर यहां भी नहीं समझ में आ रहा तो एकदम गधे हो तुम लोग। इसको भी बता दे रहे हैं कि सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जैसे हम लोग भाग देते हैं उसी में। भाग का मतलब 24 में 2 का भाग दे रहे हैं, 24 में 2 का भाग, तो 12 दूनी 24 होता है, वैसे लिख सकते हैं। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो भैया यहां हम लिख दे रहे हैं 24, और यहाँ भाग दे रहे हैं 2। हाई स्कूल में पहुंच गए हो तो अगर इतना नहीं समझ में आ रहा तब तो फेल हो, लेकिन अगर फिर भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। 2 एकम 2, ये कट गया, 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4, ये कट आगे कितना 12। तो इतना तो भाई बताना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, लेकिन एक दो बार बता दे रहे हैं, समझ जाएंगे तो ठीक है। अब क्या करना है, 2 से काट दिए 12 आ गया, फिर लाइन खींचेंगे, फिर देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, फिर 2 से देख लेते हैं कितनी बार 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 छके 12, तो यहाँ 6 बार जाएगा तो 6 लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार 2 3 6। अब देखेंगे ये 2 से नहीं कटेगा, अब क्या करना है, हमें 3 लेके जाना। 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं 5 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 7 से, जो भी करना है कटेगा। अब क्या करना है, 3 से, 3 एकम 3, जहां 1 आया वहीं रुक जाएंगे भैया, ठीक है। ये हमारा 24 का गुणनखंड हो गया। 24 का गुणनखंड मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो कोई भी संख्या है अगर उसका गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है तो सीधा यही करना है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, गुणनखंड कैसे करना है ये। अब आ गया इसमें घात लगाने की बात। घात को कैसे यूज करते हैं, तो घात का यूज करने का मतलब देखिए, यहाँ अब जैसे हमने बताया ना, यहाँ एक कितनी बार लिखा है, 1 बार, तो इसलिए उसके पावर 1 लगा देंगे। अगर 2 बार लिखा होता तो ए 2 बार लिखा गया है तो ए के पावर 2, 3 बार लिखा है तो ए के पावर 3, यानी ए के घात 3। तो यहाँ 2 देखिए, 1 2 3 बार लिखा गया है, 2 ही लिखा गया, तो सबके पावर 1 1। यहाँ 1 बार लिखा है उसकी पावर 1, यहाँ 1 बार लिखा है इसकी पावर 1, यहाँ 1 बार, ठीक है। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, जो भी चीज बताने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा। तो हमेशा क्या होता है, अगर आधार बराबर है, आधार बराबर मतलब ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात, आधार बराबर हो तो घात को जोड़ देते हैं, किसमें, गुणा, ये गुणा के रूप में लिखा हो तो, ठीक ना, गुणनखंड के रूप में है तो, ठीक ना। जैसे ए गुणे ए, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ए यहां लिखेंगे ए, अरे 1 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इतना अभी नहीं समझना है, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे तब, नहीं तो पूरा दिमाग हैंग कर जाएगा तुम लोग, ठीक है।
अभी हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कोई भी गुणनखंड लिखा है, यहाँ 1 2 3 ये गुणा के रूप में लो, ऐसा नहीं लिखना होगा तो घात मत लगा देना, बस इतनी गलती मत करना, क्योंकि हम पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। 3 4 1 2 2 2 3 2, 2 के घाते 3, पूरा नाश कर दोगे तुम लोग, कितना बता दे रहे हैं। ऐसा किए तो पूरा नाश कर दोगे। हम क्या बता रहे हैं कि अगर 2 है वो भी गुणनखंड के रूप में लिखा हो, तब हम क्या करेंगे, 1 2 2 2 और 3 2, 2 के घाते 3 लगाएंगे। अब जहां ये 1 2 2 2 3 2 किए ना, पूरा नाश कर, यहाँ घात नहीं लगेगा। ये जोड़ घटाना तुम लोग को पता है कि जोड़ 2 दूनी 4 दूनी 6। अब कहेंगे सर 2 दूनी 4 में तो पहाड़ा पड़ रहा है, ऐसा नहीं है भाई। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, इसका आंसर आएगा 6। और यहाँ 2 के घाते 3 लिख दिए तो आंसर 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मत करना भाई तुम लोग। तो हमें क्या करना है, अगर क्या है, आधार बराबर है या गुणनखंड के रूप में कोई भी संख्या लिखा हो, 1 बार लिखा हो, 2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, उसको घात में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ 1 2 2 3, यानी 2 कितना है 3 बार, और गुणे 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 के घाते 1, ये हो गया 24। 24 को हमने क्या किया, गुणनखंड के रूप में भी लिखा है और घात के रूप में भी लिखा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका गुणनखंड करके इसको घात के रूप में चेंज करके उसके घात को जोड़िए, ये क्वेश्चन पूछेगा भैया। तो इसके घात को जोड़ने का मतलब, इसके घात कितना है 3, इसके घात कितना है 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये मेरा आंसर है। कहेंगे सर इतना पढ़ने के बाद इतना आंसर आएगा, इतना आंसर नहीं है भैया, ये तो सब हम अपने से बताए, ठीक है। नहीं जानते हो तो जान जाओ, सवाल खाली इतना ही है, 2 लाइन। क्वेश्चन खाली इतना ही पूछेगा कि 24 को गुणनखंड विधि करके घात के रूप में बदल के उसके घात का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद घात में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, ये 2 के घाते 3 है, 3 के घाते 1, 3 और 1 4, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अगले क्लास में हम अभी इसी पे बात करेंगे, गुणनखंड वाले सवाल पे, ठीक ना। इसमें काफी हम लोग सवाल करेंगे, 2 4 10 सवाल करेंगे, सबकी बुद्धि काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप में जो भी क्वेश्चन आएंगे सब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी बच्चे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर करिएगा कि भैया फ्री में क्लास होना स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया है, आप घर बैठे हम लोग पढ़ सकते हैं, मैथ का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मजे से हम लोग पढ़ेंगे, अब मजा आएगा मैथ पढ़ने में। जो भी चीज बताएंगे मन से देखिएगा और एकदम अच्छे से एकदम डेडिकेट होकर एकदम पढ़िएगा, मजा आएगा मैथ पढ़ने में। हाई स्कूल का मैथ में कुछ है नहीं, बस जितना बताया जा रहा है उतना समझिए और एंजॉय करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।